गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। अब चैप्टर रीड करेंगे। हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी यूनिट स्टार्ट हो रही है थर्ड इन चैप्टर नंबर 6। पहले आप पढ़ चुके हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ से जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, जो कच्चे पदार्थ प्राप्त होते हैं, उन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग करके, विनिर्माण करके जो फिनिश्ड गुड्स बनाई जाती हैं, उन्हें द्वितीयक क्रियाओं में सम्मिलित किया गया है। तो देखिए यहाँ से द्वितीयक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं चाहे तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक व चतुर्थक हों, सभी का कार्य क्षेत्र संसाधनों की प्राप्ति और उनके उपयोगों का अध्ययन है। ये संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी वैल्यू कम होती है, उनके प्राइसेस कम होते हैं। जब वो मैन्युफैक्चरिंग के बाद फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो उनके प्राइसेस हैं, जो उनके मूल्य हैं, वह भी बढ़ जाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बना देते हैं। प्रकृति में जो भी कच्चा माल पाया जाता है उसका रूप बदलकर उसे मूल्यवान बना दिया जाता है। कपास का सीमित उपयोग है, परंतु तंतु में परिवर्तित होने के बाद यह और अधिक मूल्यवान हो जाता है। कपास का यदि उपयोग देखें तो वो काफ़ी लिमिटेड है, लेकिन उससे रेशे में तंतु में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल मूल्यवान हो जाएगा। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। खदानों से प्राप्त लौह अयस्क का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते, परंतु अयस्क से इस्पात बनाने के बाद यह मूल्यवान हो जाता है और उसका उपयोग कई प्रकार की मशीनें एवं औजार बनाने में होता है। खेतों, वनों, खदानों एवं समुद्रों से प्राप्त पदार्थों के विषय में भी यही बात सत्य है। इस प्रकार द्वितीयक क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से संबंधित है। विनिर्माण देखते हैं भाई क्या है। विनिर्माण से आशय है किसी भी वस्तु का उत्पादन, हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अतिरिक्त जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जोड़ना, अंतरिक्षयान का निर्माण करना इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को निर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, जैसे शक्ति का उपयोग, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन एवं कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। जो ये कहता है कि विनिर्माण कैसे किया जाता है, जो आधुनिक हमारे शक्ति के साधन है या मशीनों का उपयोग करके या पुराने साधनों के द्वारा किया जाता है। तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अब भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इन देशों में विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। इनसे औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों पर एक बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र को प्रयोग किया जाए। अब देखते हैं कौशल का विशिष्टीकरण और उत्पादन की विधियाँ। शिल्प तरीके से कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जा सकता है। यदि हम हाथ से कोई चीज़ बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसका उत्पादन काफ़ी कम किया जाता है, जो कि आदेश अनुसार बनाया जाता है, अतः इसकी लागत भी ज़्यादा होती है। जबकि उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से है, जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। अब देखिए यंत्रीकरण देख लेते हैं। देखिए यंत्र से संबंध क्या है। ठीक है, यंत्र से संबंधित होता है कि यंत्र होते हैं कुछ टेक्निकल चीज़ें जैसे कि मशीन्स। तो यंत्रीकरण से तात्पर्य है कि किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। स्वचालित यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। पुनर्वेशन एवं शर्त पास कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने हैं, जिनमें मशीनों के सोचने के लिए विकसित किया गया है, पूरे विश्व में नज़र आने लगी हैं। अब प्रौद्योगिकी नवाचार देखते हैं। देखिए जब भी कोई उद्योग या फैक्ट्री कुछ भी होता है, ठीक है, तो उससे मतलब कुछ प्रदूषित वस्तुएं निकलती हैं, कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग गुड होती हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, और ये प्रदूषण जो हो रहा है इन उद्योगों से, ठीक है, जो विनिर्माण से जो प्रदूषण हो रहा है, तो उसको समाप्त करने के लिए ये जो काम है ये कौन करता है? प्रौद्योगिकी के नवाचार के द्वारा कुछ ऐसी युक्तियाँ होती हैं, ठीक है, कुछ युक्तियाँ, कुछ प्लानिंग्स होती हैं जिनके थ्रू हम ये सब कुछ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले देखिए संगठनात्मक ढांचा और सत्रीकरण। देखिए आधुनिक निर्माण की विशेषताएं देखते हैं। एक जटिल प्रौद्योगिकी अंतर,
अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना। अधिक पूंजी, बड़े संगठन एवं प्रशासकीय अधिकारी वर्ग। सबसे पहले देखते हैं अनियमित भौगोलिक वितरण के बारे में। आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों पर सीमित है। ये कहता है जो आधुनिक निर्माण, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कुछ ही स्थानों पर सीमित है। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भूभाग पर इनका विस्तार है। यह देश आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं। कुल क्षेत्र को अनाच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट है तथा कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में संकेंद्रित है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका के मक्का पेटे की बात करें, देखिए जो ये निर्माण के जो उद्योग वगैरह लग रहे हैं, ठीक है, जो आधुनिक प्रोसीजर, जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो ये कहते हैं ये काफ़ी कम क्षेत्र से फैला हुआ है। ठीक है, जैसे हम कृषि आधारित उद्योगों की बात करें, कृषि की बात करें तो वो काफ़ी बड़े भूभाग पर पृथ्वी के हैं और ज़्यादातर लोग उसी पर निर्भर करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे अमेरिका की मक्का पेटी की बात कर लेते हैं, जो लगभग 2.1 किलोमीटर क्षेत्र में है। साधारणतः इसमें सिर्फ 4 बड़े फार्म बने हुए हैं जिनमें 10 से 20 श्रमिक कार्य कर रहे हैं, जिनसे 50 से 100 मनुष्यों का भरण पोषण होता है। परंतु इतने ही क्षेत्र उन्हें वृहद समकालित कारखानों को समाविष्ट किया जाता है और 1000 श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं, इसलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर उत्पादन लागत कम आए। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखते हैं। देखिए, आपने 10th क्लास में भी चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड था, विनिर्माण से संबंधित। तो वहाँ पर भी बताया गया था कि एक उद्योग को लगाने के लिए हमें किन चीज़ों की, किन मूलभूत आवश्यकताएं हमारी होती है। सबसे पहली चीज़ हमें पूंजी होनी चाहिए। पूंजी के बाद की यदि बात करते हैं तो जो बाजार है वो हमें सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या था, कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, मतलब नज़दीक ही कहीं मिल जाए। श्रम आपूर्ति, यदि लेबर की बात करें वह आसपास से मिल जाए, सस्ती मिले। ठीक है, शक्ति के साधनों की ज़रूरत होती है और परिवहन व संचार की सुविधाओं की अभिगम्यता। यदि ये फैक्टर्स हमारे पास हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास इजीली उपलब्ध हैं, तो एक उद्योग को आसानी से लगाया जा सकता है। अब इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए, उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना है। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग एवं वहाँ के निवासियों की खरीदने की क्षमता है। देखिए, बाजार के उपलब्ध होने का मतलब क्या है, आसपास मार्केट हो, बट जो हमने मैन्युफैक्चर किया, जिसका हमने निर्माण किया, विनिर्माण किया, यदि उसकी डिमांड मार्केट के अंदर नहीं है तो उस मार्केट का हमारा नज़दीक होना यूजलेस है। ठीक है, तो वो बाजार का मतलब यह है कि जिस चीज़ का हम उत्पादन कर रहे हैं उसकी मांग भी वहाँ आसपास के बाजार में होनी चाहिए। दूरस्थ क्षेत्र जहाँ कम जनसंख्या निवास करती है छोटे बाजारों से युक्त होते हैं। जहाँ जनसंख्या कम होगी वहाँ पर बाजार क्या होंगे, छोटे होंगे। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र वृद्ध वैश्विक बाजार हैं। ये काफ़ी बड़े लेवल के बाजार हैं क्योंकि इन प्रदेशों के लोगों की क्रय क्षमता अधिक है। ठीक है, ये खरीदने की जो इनकी कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के घने बसे प्रदेश भी वृद्ध बाजार उपलब्ध कराते हैं। कुछ उद्योगों का व्यापक बाजार होता है, जैसे कि वायु निर्माण एवं सशस्त्र निर्माण उद्योग। अब बात करते हैं कच्चे माल की। उद्योगों के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता तथा सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटाने वाले पदार्थ ऐसे पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप ही स्थित होने चाहिए। देखिए, यदि कच्चा माल भारी है, ठीक है, तो वो जो मतलब कच्चा माल है वह उद्योग के आसपास ही स्थित होना चाहिए ताकि परिवहन की लागत कम आए। जैसे इस्पात, चीनी व सीमेंट उद्योग कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित उद्योगों के लिए पदार्थ को शीघ्र नष्टशीलता एक अनिवार्य कारक है। कृषि प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पाद कर्म से कृषि उत्पादन क्षेत्रों अथवा दुग्ध आपूर्ति क्षेत्रों के समीप ही संसाधित किए जाते हैं। ठीक है, जैसे डेयरी वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो जो डेयरी से संबंधित जो भी या कृषि से उत्पादित जो भी क्षेत्र होंगे, तो इनके कच्चे माल की आपूर्ति के लिए कच्चा माल इनके आसपास ही होना चाहिए। श्रम आपूर्ति अभिगम्यता देखते हैं। उद्योगों की अवस्थिति में श्रम
एक प्रमुख कारक है। लेकिन जो आज के टाइम पे यंत्रीकरण हो गया है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी आ गई है, जो मशीन्स का प्रयोग हो रहा है और स्वचालन और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लचीलेपन ने उद्योगों को श्रमिकों पर कम निर्भर कर दिया है। लेकिन फिर भी यदि हम देखें तो उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। देखिए, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, ठीक है, आधुनिकीकरण हुआ है, मशीन्स वगैरह ज़्यादा यूज़ होने लग गई हैं, तो इसलिए जो उद्योग हैं वो अब श्रमिकों के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं है। लेकिन जो कुशल कारीगर हैं, ठीक है, जो स्किलफुल हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अब भी है। शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता देखते हैं। वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम का उद्योग। प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था, पर आजकल जल विद्युत एवं खनिज तेल भी कई उद्योगों के लिए शक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता देखते हैं। कच्चे माल को कारखाने तक ले जाने के लिए और प्रशुद्ध सामग्री को बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए अति आवश्यक हैं। आपको पता है इस बात का, यदि कोई भी एक उद्योग की सेटअप किया जाता है, ठीक है, तो हमें कच्चे माल की रिक्वायरमेंट होगी और जो हमने कच्चे माल को मोल्ड किया है, मैन्युफैक्चर करके उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया है, तो उसे बाजार तक भी पहुंचाना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। यदि हमें परिवहन के साधन इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, तो यही एक उद्योग के विकास के लिए अच्छा होता है। परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण हुआ है। आधुनिक उद्योग अप्रत्यक्षीकरण ढंग से परिवहन तंत्र से जुड़े परिवहनता में सुधार, समकालित आर्थिक व्यवस्था और विनिर्माण प्रादेशिक विशेषता को बढ़ाता है। उद्योगों हेतु सूचनाओं की आदान प्रदान एवं प्रबंधन के लिए संचार भी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अब हम यहाँ बात करेंगे जो विनिर्माण के आधार पर, ठीक है, विनिर्माण जो हमारे उद्योग हैं उनका वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, उस डायग्राम से आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम उन्हीं चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, मैं आपको एक फिगर दिखा देती हूँ। फिगर देखिए यहाँ पे, उद्योगों का वर्गीकरण, फिर इसका आधार। तो देखिए, सबसे पहले आकार के आधार पे इनको 3 तरीके से विभाजित किया गया है। कुटीर घरेलू उद्योग बोला गया है, फिर जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, और फिर बड़े पैमाने के उद्योग, 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। यदि नेक्स्ट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट मेरा है कच्चे माल के आधार पर, ठीक है। कच्चा माल कैसा, जैसे कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन, वन आधारित और पशु आधारित। यदि कृषि के बारे में बात करूं तो जैसे चीनी है, वनस्पति तेल है, सूती वस्त्र है, कॉफ़ी, चाय, रबड़ इत्यादि हैं। खनिजों की मैं बात करूँ तो ये मैंने आपको मिनरल्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा रखा है, 10th में भी पढ़ा रखा है, और ये 12th में, 11th में भी आपने ये चैप्टर किया होगा, और 12th में भी। मिनरल्स की बात करूँ तो मिनरल्स जो खनिज होते हैं, खनिज को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट धात्विक और सेकंड अधात्विक। धात्विक को लो और अलो खनिज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ जहाँ पे लोहे की उपस्थिति होती है, जैसे कि लोह, इस्पात वगैरह, और अलोह कौन से हैं, तांबा है, एल्यूमिनियम है, रत्न व आभूषण है। क्लियर टू यू। रसायन की यदि मैं बात करूँ तो बेटा रसायन क्या होते हैं, केमिकल्स जो होते हैं, पेट्रोल रसायन, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा, नमक, रासायनिक उर्वरक। वनों की बात करूँ तो इमारती लकड़ी, लाख, तारपीन तेल, कागज इत्यादि, और पशुओं की चमड़ा। अब देखिए, उत्पाद के आधार पर एक मूलभूत होते हैं, एक उपभोक्ता सामान होता है। तो मूलभूत कौन से हैं, लो, इस्पात हैं, और यदि उपभोक्ता के सामान की बात करूं तो जैसे बिस्किट हैं, वस्त्र हैं, वाहन हैं। स्वामित्व भी 3 तरीके का होता है। सार्वजनिक की बात करें, सार्वजनिक होता है बेटा पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट के अंडर आता है। निजी हमारा प्राइवेट सेक्टर, एंड संयुक्त दोनों का मिला जुला जो होता है। अब इसके थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हम उद्योगों को हो वो हम पहले मुख्य रूप से 4 रूप से विभाजित करते हैं। पहले हम करेंगे आकार के आधार पर, फिर कच्चे माल के आधार पर, फिर उसके बाद
हम करेंगे उत्पाद के आधार पर, और फोर्थ में हम करेंगे स्वामित्व के आधार पर। अब आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि उद्योगों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, तो आप बता सकते हैं उद्योगों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, 4 प्रकार कौन कौन से हैं ये भी आप बता सकते हैं। फर्स्ट कौन सा बेटा, आकार के आधार पर। सेकंड कौन सा है, कच्चे माल के आधार पर। थर्ड कौन सा है, उत्पाद के आधार पर कि क्या प्रोडक्ट करना है। और जो फोर्थ है वो फोर्थ कौन सा है, स्वामित्व के आधार पर। अब सबसे पहले हम फर्स्ट वाले के बारे में बात करते हैं, और फर्स्ट क्या है, आकार के आधार पर। किसी उद्योग का आकार उसमें निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या, उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। इसके अनुसार उद्योगों को घरेलू या कुटीर, जिसे आप बोल सकते हैं, छोटे या बड़े पैमाने के उद्योगों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले हम कुटीर उद्योग, जो जिसे हम क्या कह सकते हैं, और मैंने आपको अभी भी बताया था, घरेलू उद्योग भी बोल सकते हैं। देखिए बेटा, घरेलू उद्योग क्या होता है, घरेलू उद्योग होता है जैसे कि कुछ उद्योग, कुछ काम हम अपने घर से ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसमें हमारे सभी फैमिली मेम्बर्स इंक्लूड होते हैं, और उससे सिर्फ हमारी आजीविका चल जाती है, हमारा रहने खाने का हो जाता है। ठीक है, तो उन्हें हम घरेलू उद्योग या कुटीर उद्योग कह सकते हैं। इनका लेवल काफ़ी छोटा होता है। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें शिल्पकार स्थान कच्चे माल का उपयोग करता है, जो आसपास उसके रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं उसी का भी यूटिलाइज करता है, एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तैयार माल का या तो वह स्वयं उपयोग करते हैं या इसे स्थानीय गांव के बाजार में विक्रय कर देते हैं। देखिए, जो तैयार माल उन्होंने किया, या तो उसका वह स्वयं उपभोग कर देंगे, या आसपास यदि उनसे कोई परचेज कर रहा है तो वो उसे सेल कर देते हैं, इसे स्थानीय गांव के बाजार में विक्रय कर देते हैं। कभी ये अपने उत्पादों की अदला बदली भी कर लेते हैं। पूंजी एवं परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि ये आसपास के एरिया में ही हो रहा है। तो देखिए, छोटा है, काफ़ी कम लेवल है, घरेलू ही है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। सेकेंड पॉइंट इसमें ये आता है कि परिवहन की भी इतनी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सेल और परचेजिंग का जो काम है वो आसपास के क्षेत्र में ही हो जाता है। फिर उसके बाद, क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है और अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा ही निर्मित होते हैं। इस उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे कि कपड़ा, चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते एवं लघु मूर्तियाँ उत्पादित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त पत्थर व मिट्टी के बर्तन व ईंट की भी बात कर सकते हैं। चमड़े के कई प्रकार का सामान बनाया जाता है। सुनार, सोना, चांदी, तांबे से आभूषण बनाता है। कुछ शिल्प की वस्तुएं बांस एवं स्थानीय वन से प्राप्त लकड़ी से बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं छोटे पैमाने के उद्योग। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा था कुटीर उद्योग, जिन्हें घरेलू उद्योग कहा जाता है। सेकंड की बात करते हैं हम, सेकंड क्या है, छोटे पैमाने के उद्योग। यह कुटीर उद्योग से भिन्न है, यह उससे अलग है। इसमें उत्पादन की तकनीक, एक निर्माण स्थल जो होता है वह घर से बाहर होता है। देखिए, उसमें मैंने आपको बताया कि वह घर में ही किया जाता है, उसमें पूंजी कम लगती है, इन्वेस्टमेंट कम होती है, और सारे जो परिवार के लोग होते हैं वो उसमें सम्मिलित होते हैं, और अपनी दैनिक जीवन के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह ये काम करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये जो होगा ये घर से बाहर होगा। ठीक है, दोनों कुटीर उद्योगों से भिन्न होते हैं। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है एवं अर्धकुशल श्रमिक व शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, जिसमें स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। भारत, चीन और इंडोनेशिया, ब्राज़ील जैसे देशों की बात करें तो उन्होंने अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार के श्रम संगठन छोटे पैमाने के उद्योग प्रारंभ किए हैं। अब बात करते हैं बड़े पैमाने के उद्योग कौन से होते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल चाहिए, शक्ति के साधन चाहिए, कुशल श्रमिक चाहिए, विकसित प्रौद्योगिकी चाहिए, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पिछले 200 वर्षों में इसका विकास हुआ है। पहले यह उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग एवं यूरोप में लगाए गए थे, परंतु वर्तमान में इसका विस्तार विश्व के सभी भागों में हो गया है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके वृत्त पैमाने के आधार पर किए गए 2 बड़े समूह में विभाजित किया गया है। तो 2 बड़े समूह कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार। परंपरागत वृत्त औद्योगिक प्रदेश, जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में है। उच्च प्रौद्योगिकी वाले वृत्त औद्योगिक प्रदेश, जिनका विस्तार कम विकसित देशों में है।
अब बात करेंगे हम यहाँ पर कच्चे माल पर आधारित उद्योग। तो कच्चे माल पर आधारित उद्योग 5 प्रकार से होते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप कर रहे हैं। सेकंड टाइप में उसके कितने टाइप है? टोटल 5 टाइप हैं। तो सबसे पहले कृषि आधारित उद्योगों को देख लेते हैं। कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? नाम से ही क्लियर है, जो कृषि पर आधारित हैं। जैसे कि खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में भेजा जाता है, ठीक है। जो हमें कृषि से पदार्थ अवेलेबल होते हैं, हम उन्हें विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार करते हैं और फिर उसे बेचने के लिए ग्रामीण या नगरीय बाजारों में इसे भेजते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं उद्योग कौन से? शक्कर है, अचार है, फलों के रस हैं, पेय पदार्थ हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, कोकोआ, मसाले, तेल एवं वस्त्र जैसे कि सूती, रेशमी, जूट तथा रबड़ उद्योग इसमें सम्मिलित हैं। क्लियर हो गया आपको इतना? देखिए, भोजन प्रसंस्करण, कृषि में तैयार खाद में मलाई का उत्पादन, डिब्बा खाद, फलों से खाद तैयार करना एवं मिठाइयाँ सम्मिलित की जाती हैं। कृषि से तैयार खाद्य में क्या इंक्लूड किया गया है? मलाई का उत्पादन जो होता है। डिब्बा खाद, फलों से खाद्य एवं मिठाइयाँ सम्मिलित की जाती हैं। खाद्य को सुरक्षित करने की कई विधियां प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। जैसा उन्होंने सुखाकर, संधान कर व अचार के रूप में तेल या सिरका आदि डालकर, पर इन विधियों का औद्योगिक क्रांति के पूर्व सीमित उपयोग ही होता है। अब देखते हैं खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं। खनिजों के बारे में आप डिटेल में काफ़ी टाइम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको ऑलमोस्ट क्लियर होगा। देखिए, इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लो अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लो अंश वाले कौन से होते हैं? लो इस्पात होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो एलो धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं। एलो के अंदर कौन से इंक्लूडेड है? जैसे एल्यूमिनियम, तांबा या जवाहरात उद्योग, सीमेंट, मिट्टी के बर्तन आदि उद्योगों में अधात्विक खनिजों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक आधारित उद्योग। रसायन आधारित उद्योग, इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है। जैसे कि पेट्रो रसायन उद्योग में खनिज तेल, क्या खनिज तेल कौन सा? पेट्रोलियम का उपयोग होता है। नमक, गंधक व पोटास उद्योगों में भी प्राकृतिक खनिजों को काम में लेते हैं। कुछ रासायनिक उद्योग लकड़ी एवं कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर ही निर्भर हैं। रसायन उद्योग की अन्य उदाहरण कृत्रिम रेशे बनाना, प्लास्टिक निर्माण इत्यादि है। क्लियर हो गया आपको? ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, कुछ चीज़ें आपको इसी से क्लियर हो जाएंगी, तो अपनी बुक से इसे एक बार ध्यान से कर लेना। ओके।